Welcome students to our video lecture series, and today we'll start our history chapter 1 how when and where। ठीक है, इससे हम शुरू करते हैं अपना हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमने क्या देखा था? 6th क्लास में हमने पढ़ा था एंशियंट हिस्ट्री, मतलब जब पैलियोलिथिक एज के बारे में, स्टोन एज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 7th क्लास में हमने क्या पढ़ा? 7th क्लास में हमने पढ़ा था जो मेडिएवल हिस्ट्री था, जो मुगल आए थे हमारे यहाँ, मतलब वो 7th क्लास में हमने पढ़ा था 700 एडी से लेके 1000 ईयर्स तक। ठीक है, ये हमने पढ़ा ना। पहला चैप्टर क्या था उसमें? जो ट्रेसिंग थ्रू 1000 ईयर्स, ऐसा कोई चैप्टर था 7th क्लास में। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था जो रूलर्स आए थे हमारे देश में, जो नए नए साम्राज्य स्थापित किया था, और उसके बाद जो मुगल्स आए, इनके बारे में हमने पढ़ा था जब तक ब्रिटिशर्स हमारे देश में आ नहीं जाते। उसके बाद 8th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, उन्होंने शासन किया, वो किस तरह से शासन किए, किस तरह से हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया, मतलब चेंज किया, ये सब चीज हम 8th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें जो भी पढ़ना है, हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो सीरियली पढ़ रहे हैं। 6th में हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, 7th में हमने अप टू 700 एडी तक पढ़ा था 7th में, और 8th में नहीं, सॉरी, हमने 6th में 700 एडी तक पढ़ा था। ठीक है, 8th में हमने, सॉरी, 6th में 700 पढ़ा था, 7th में हम 700 एडी से लेके 1000 ईयर्स तक हमने पढ़ा था, 1700 तक। उसके बाद उसके आगे जो हिस्ट्री है अब हम 8th में पढ़ेंगे। तो तुम्हारा पहला चैप्टर जो हिस्ट्री में है वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। अगर हम इसको पास्ट के साथ रिलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ, व्हेन इट हैपेंड, कब हुआ, वेयर इट हैपेंड, कहां पे हुआ। ठीक है, हम पास्ट के हिसाब से इसको कनेक्ट करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें तो किताब खोल लेता हूं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आप लोग सब किताब ले लिए होगे अभी तक, तो है ना? अच्छा, देखो, तो पहला चैप्टर है, इसमें लिखा है देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वेर फैसिनेटेड विथ डेट्स। मतलब वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते थे डेट्स। वो क्या सोचते थे? हिस्ट्री इज ए सिनोनिम ऑफ डेट, मतलब डेट से ही हिस्ट्री हमें पता लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, सिर्फ डेट से नहीं, हमें पीरियड भी चाहिए। ठीक है, किस पीरियड में क्या हुआ। ठीक है, तो देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वेर फैसिनेटेड विथ डेट्स। There were heated debates about dates on which the rulers were crowned और battles were fought। मतलब कौन से डेट के बारे में बात हो रहा है? वो डेट जब कोई रूलर जो है, किसी को राजपोषी किया गया, किसी को राजा बनाया गया, कब वार लड़े गए, ठीक है, बैटल्स हुआ। और इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विथ डेट्स। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विथ डेट्स। ठीक है, लेकिन इसके बाद कैसे पता लगा? देखो, यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। बच्चे क्या करते हैं? हमें हिस्ट्री बोर लगता है क्योंकि हमें इतने सारे डेट्स को याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो इसलिए जो है, एक मिनट, देखो बच्चों, हिस्ट्री जो है सिर्फ डेट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अगर हिस्ट्री को हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो हिस्ट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इज सच, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इज सच ए कंसेप्शन ट्रू? क्या ये सही है? क्या हिस्ट्री सिर्फ डेट से रिलेटेड है? नहीं, हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। समय के साथ जो बदलाव हुआ है हमारे समाज में, सोसाइटी में, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। It is about finding out how things were in the past and how things have changed। पास्ट में कैसा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपेरिजन। पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, इसको हमें कंपेयर करना जरूरी है। As soon as we compare the past with the present, we refer to the time we talk before and after। ठीक है, जब भी हम पास्ट के बारे में बात करेंगे बिफोर, और उसके बाद के बारे में आफ्टर। पहले क्या था, फिर बाद में क्या बना। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। देखो, जब हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमेशा हम कोई इस तरह का हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, अबाउट व्हाट इज सी अराउंड, जैसे हमें जो दिखता है हम नहीं पूछते हैं अपने दिमाग में कोई हिस्टोरिकल क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा वहां स्कूल के पीछे कुछ पहाड़ है, वो पहाड़ कब बना,
हमें ऐसा कभी दिमाग में ख्याल नहीं आता है, ठीक है। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, जैसा है हम उसको इसी तरह अपना लेते हैं, ठीक है। आज इफ वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड इन हैबिट, हम जहां पे रह रहे हैं उसी वर्ल्ड में हम उसी को आज ए ग्रांटेड हम उसको अपना लेते हैं जैसे हम हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर, लेकिन कुछ लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा पूछते हैं। व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, कभी कभार हम ऐसे हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, जब भी तुम किसी रोड साइड में किसी को चाय पीते हुए देखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन डिड पीपल, हमें दिमाग में ख्याल आता है कि पीपल, लोग ये चाय या कॉफी इन्होंने कब पीना शुरू किया, ठीक है। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, देखो एक और एग्जांपल दिया है, जब हम ट्रेन से जाते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में कभी कभी ख्याल आता है कि ये ट्रेन कब बना, ठीक है, ये कब बना ये रेलवे, क्योंकि पहले, अभी तो हम बहुत जल्दी एक ट्रेन में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जब ट्रेन मतलब नहीं था दुनिया में, तब लोग कैसे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ये सब चीज क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, और यही सब चीज को हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, देखो और एग्जांपल दिया है न्यूज़पेपर का, जब हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो दिमाग में ख्याल आता है कि जो पहले पेपर नहीं हुआ करता था, देखो पेपर नहीं हुआ करता था या फिर प्रिंटिंग प्रेस हुआ नहीं करता था, तब लोगों को पास न्यूज कैसे पहुंचा करता था, लोग कैसे न्यूज जानते थे दूसरे जगह का, तो ये सब चीज हमारे दिमाग में कभी कभी आता है। उसके बाद एक फोटो दिया है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, ये फोटो जो है यहाँ पे लिखा है, ये एक फ्रंट पीस है किसका, एक मैप का, ठीक है। फ्रंट पीस मतलब जैसे ये बुक है, इसका फ्रंट पीस ये है, ठीक है, इस तरह से एक मैप का फ्रंट पीस है, ठीक है। उसको बनाया किसने था, उसको बनाया था रेनेल ने। लॉर्ड क्लाइव वो गवर्नर जनरल था, उसने रेनेल को बोला था कि आप एक इंडिया का मैप बनाओ, उसने मैप बनाया जिसका नाम दिया था हिंदुस्तान। लेकिन इस फोटो में क्या दिया गया है कि एक ब्राह्मण जो है अपने जो शास्त्र, ठीक है, जो एंशिएंट बुक्स है उसको अपने मर्जी से, यहाँ पे एक लेडीज खड़ी है उसको ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो ये लेडीज कौन है, इसका नाम लिखा है यहाँ ब्रिटानिया, ठीक है। ये बना था 1782 में। तो ब्रिटानिया कौन है, जैसे हमारी भारत माता है, इसी तरह से ब्रिटानिया जो है ब्रिटेन का पावर शो करने के लिए उसको एक फीमेल फिगर का रूप दिया गया था। तो यहाँ पे इसने बनाया कि हिंदुस्तान के जो ब्राह्मण वगैरह थे उस समय उन्होंने क्या किया था, अपने इच्छा से, यहाँ पे लिखा है इंडियंस willingly gave our their ancient text to Britannia, अपने इच्छा से दे दिया द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर as if asking her to become the protector of Indian culture, ऐसे दिखाया गया जैसे कि वो चाहते हैं कि आप आइए, ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए और हमें प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, ये गलत चीज है वहां पे। लेकिन जो लिखा था हिस्ट्री तो उस तरह से पढ़ाया जाता है उनको, ठीक है, ये गलत है, ये चीज यहाँ पे दिया है। उसके बाद पैराग्राफ में क्या दिया है, All such historical questions refer us back to the notions of time, हमें जो है टाइम के साथ पीछे ले जाता है। But time does not have to be always precisely dated in terms of particular year or month, ठीक है, टाइम कभी कोई प्रिसाइज नहीं होता है, ठीक है। हर चीज का क्या पीरियड होता है, जैसे यहाँ पे तुम्हारा दिया है चाय हम, ऐसा तो नहीं हुआ कि अचानक कोई आया और बोला कि चलो आज से हम चाय पीना शुरू कर देंगे, हिस्ट्री बन जाएगा, ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस है, टाइम पीरियड के साथ धीरे 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 चेंजेस हुए हैं, ठीक है। Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day, एक दिन अचानक चाय पीना शुरू नहीं कर दिया, they developed the taste for it over a time, ठीक है, कई दिन लगे होंगे, कई प्रोसेस लगा होगा, कभी कोई बोलता है कोई पत्ता गर्म पानी में गिर गया तो किसी ने चाय पिया तो उसको टेस्ट अलग लगा, अच्छा लगा, तो इस तरह से कुछ हुआ होगा, ठीक है। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच आज दिस, ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन व्हिच ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड, हम ये नहीं बोल सकते कि ब्रिटिशर्स आए और अचानक पूरे इंडिया में रूल कर दिया, ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आए, फिर धीरे 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 एक प्रोसेस बना, धीरे धीरे इंडिया पे उन्होंने कब्जा करना शुरू किया, रूल करना शुरू किया, ठीक है। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, जो इंडिया में फाइटिंग की ब्रिटिश के खिलाफ, वो भी एक अचानक किसी दिन शुरू नहीं हुआ, ठीक है। और चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड, जैसे हम बोलेंगे ना स्ट्रेच,
1900 से लेके 1945 तक, इस तरह से हम नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रेच ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पैन ऑफ टाइम, इसी को स्पैन ऑफ टाइम कहा गया, जो पीरियड है, ठीक है, एन एप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर व्हिच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल, ऐसा टाइम पीरियड क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, इस डेट से लेकर उस डेट के बीच में ये सब धीरे धीरे हुआ, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड या फिर स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। वाई then why then do we continue to associate history with string of dates, इसका मतलब फिर हम हिस्ट्री को, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है then why do we associate, क्योंकि अभी देखा हमने क्या लिखा था कि एक प्रोसेस है हिस्ट्री, ठीक है, लेकिन फिर हम क्यों इसको हिस्ट्री को स्ट्रिंग ऑफ डेट्स के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, ये डेट में ये हुआ, वो डेट में वो हुआ, ऐसा क्यों करते हैं। दिस एसोसिएशन हैज ए रीजन, इसका रीजन भी यहाँ पे दिखा है इस क्वेश्चन का। There was a time when history was an account of battles and big events, एक टाइम था, मैंने पहले लिखा है, शुरुआत के दिनों में जो हिस्टोरियंस थे, जो हिस्ट्री लिखते थे, they were fascinated about dates, उनको डेट्स बहुत प्यारा लगता था, ठीक है, तो उन्होंने लिखा था, तो उसमें हमें क्या मिलता था, कब बैटल्स हुए थे, बड़े बड़े जो लड़ाइयां लड़ी थी, युद्ध हुए थे, और कब बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे, ठीक है, ये हमें पता लगता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, और हिस्ट्री में क्या देखने को मिलता था, जो रूल करने वाले बड़े बड़े रूलर्स, वो किस तरह का पॉलिसी सब लेके आए थे। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर ए किंग वाज क्राउन, किस साल राजा को राजा बनाया गया, द ईयर ही मैरिड, किस साल वो शादी किया, द ईयर ही हैड ए चाइल्ड, कब उसका एक बच्चा हुआ, ठीक है, और उसके बाद द ईयर ही फॉट पर्टिकुलर वार, किस साल उसने एक पर्टिकुलर से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, इस तरह से किस तरह से कोई बड़ा वार उसने लड़ा, और उसके बाद द ईयर ही डाइड, और कब उसने मरा, ठीक है, पहले हिस्ट्री में यही सब लिखा जाता था। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड द थ्रोन, अब उसके मरने के बाद जो नया राजा वहां पे राजा बना, इसके बारे में हमें पता लगता है इवेंट से। फॉर इवेंट सच एज दिस स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, इस तरह के इवेंट्स के लिए हमें डेट पता लगा जा सकता है, ठीक है, हम चाय कब बना शुरू हुआ इसका हम डेट नहीं पता लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह के इवेंट्स का हम डेट्स पता लगाया जा सकता है, ठीक है। एंड इन हिस्ट्री सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इंपोर्टेंट, और हिस्ट्री में जो और भी हिस्टोरियंस है आपस में डिबेट करते, चर्चा करते थे कि इस डेट में क्या हुआ था, उस डेट में क्या हुआ था, इसलिए जरूरी हो जाता है। आज यू सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ द पास्ट 2 years, मतलब पास्ट 2 years मतलब रिसेंटली जो हम देख रहे हैं हिस्ट्री बुक्स में हमारा क्या है, हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट द होस्ट ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस, सिर्फ राजा महाराजों के बारे में नहीं, दूसरे चीज भी हिस्ट्री में लिखा जाना शुरू हो गया। दे लुक एट हाउ पीपुल अर्न देयर लाइवलीहुड, मतलब किस तरह से वो जीते थे, ठीक है, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या खाते थे, हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्केट्स केम अप, कैसे बड़े बड़े शहर बने, हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडिया स्प्रेड, जो नए आइडियाज लोगों में कैसे स्प्रेड हुआ, एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज्ड, तो किस तरह से कल्चर और सोसाइटी चेंज हुआ, ये सब चीज हमें जानने को मिलता है जो अभी लेटेस्ट हिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने हिस्ट्री को क्या बनाया था और बाद में हिस्ट्री कैसे बदला, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद जो दिया है तुम्हारा, इसमें लिखा है, देखो यहाँ पे फोटो दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है लिप्टन टी, ये एक एडवर्टाइजमेंट है चाय का, लिप्टन चाय तो आज भी मिल रहा है, आजकल भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एडवर्टाइज दिया है, तो इसमें क्या है, इसमें एक आदमी घोड़े पे बैठा है, उस आदमी का नाम लिखा है प्रिंस आर्थर, क्या लिखा है, प्रिंस आर्थर, ठीक है। ये कौन था, प्रिंस आर्थर था, ये थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, मतलब जो क्वीन विक्टोरिया थी उसका तीसरा लड़का था ये आर्थर, प्रिंस आर्थर, उसको बाद में टाइटल मिला था, क्या बोला गया था, ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछा सकता वन मार्क क्वेश्चन में, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ ड्यूक ऑफ कनॉट, वो था प्रिंस आर्थर, लेकिन इस फोटो में क्या दिखाया, इस फोटो से हमें पता लगता है क्योंकि ये एक रॉयल फैमिली का था आर्थर, ठीक है, और इसलिए जो है इसका फोटो यहाँ पे लगा है, इसका मतलब उस समय चाय अमीर अमीर लोग पीते थे, रॉयल फैमिली के लोग लिप्टन चाय पीते हैं, इस तरह से इसमें दिखाया गया, ठीक है। तो तुम्हें इस फोटो में ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ एक ये पूछा जा सकता है कि हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ कनॉट, तो आंसर होगा प्रिंस आर्थर, ही वाज द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ
ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा व्हिच डेट्स, कौन सा डेट्स जरूरी है। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज द सेट्स ऑफ डेट्स इंपोर्टेंट, कौन सा डेट हमारे लिए इंपोर्टेंट होगा और कौन सा इंपोर्टेंट नहीं है। द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड व्हिच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इंपोर्टेंट ऑन देयर ओन। ठीक है, जो डेट को हम सिलेक्ट करेंगे, वही कंपोज करेंगे हमारे पास्ट के बारे में, वो इंपोर्टेंट नहीं है। जैसे तुम्हें पूछा जाएगा कि तुम्हारा बर्थडे कब है, तुम्हें पता है लेकिन तुम्हारा बगल वाला दोस्त को नहीं पता हो सकता है, उसके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, they become vital because we focus on the particular set of events as important, हमें डेट के साथ वो पीरियड में क्या क्या इवेंट्स हुआ है उसको भी हमें जानना जरूरी है। if your focus of study changes, if we begin to look the new issue, new sets of dates will appear significant, जब हम अपना अभी इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में हमें डेट्स पे पता होगा, हमको दूसरा बुक पढ़ेंगे तो दूसरा डेट्स उसमें आएगा जिसमें हमारा फोकस भी चेंज होगा। ठीक है, कंसिडर एन एग्जांपल द हिस्ट्री इज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। अब जो है, जो ब्रिटिशर्स ने जो हिस्ट्री लिखा वो अपने हिसाब से लिख दिया हिस्ट्री। ठीक है, जिससे हमें हमारे देश में हमें कुछ रेलिवेंट था या नहीं था कोई मतलब नहीं, वो अपने हिसाब से उन्होंने हिस्ट्री लिखा। रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इंपोर्टेंट, उनके हिसाब से जो है हमारे देश में जो ब्रिटिशर शासन करते थे तो उनको क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल। ठीक है, जो ब्रिटेन से रानी भेजती थी गवर्नर जनरल को इंडिया में शासन करने के लिए। ठीक है, तो उनके हिसाब से गवर्नर जनरल का हिस्ट्री उनके लिए इस हिसाब से इंपोर्टेंट था। ठीक है, These histories began with the rule of first governor general वारेन हेस्टिंग्स। देखो ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, पहले जो पहला गवर्नर जनरल बना इंडिया का वो था वारेन हेस्टिंग, ये 1774 में बना था। 1773 से लेके 74 के बीच में ये गवर्नर जनरल बना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अब उनके हिस्ट्री में क्या इनके बारे में स्टोरी में बताया गया, वो कैसे वो आए, कैसे शासन किया, क्या नहीं किया। और यहाँ पे लिखा है एंड एंडेड विद वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया में, बाद में इसका नाम बदल के वाइसरॉय कर दिया था। ठीक है, तो जो लास्ट वाइसरॉय था इंडिया का उसका नाम क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसके बाद जो है इंडिया आजाद हो गया। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, उनका स्टोरी के बारे में लिखा है। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट डीड्स ऑफ अदर्स, और सेपरेट चैप्टर में, अलग चैप्टर में, क्योंकि उन्होंने हर गवर्नर जनरल ने क्या काम किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे वारेन हेस्टिंग्स से लेके वेलेस्ले, बेंटिक, डेलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन, ये सब सीरियली इसके बारे में चैप्टर्स में हिस्ट्री में लिखा हुआ है। It was a seemingly never-ending succession of governor general and viceroy। ऐसा लग रहा था कि अगर इंडिया आजाद नहीं होता तो ये वाइसरॉय, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय खत्म ही नहीं होते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते जाते। ठीक है, ऑल द डेट्स इन द हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दिस पर्सनालिटीज, और हिस्ट्री बुक में सारे डेट्स जो है इनके साथ रिलेटेड है। पहला गवर्नर जनरल कब आया, उसके बाद दूसरा कब आया, तीसरा कब आया, सब डेट्स रिलेटेड है। ठीक है, टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स, जो भी काम किया, क्या काम किया, क्या अचीव किया। ठीक है, ये सब चीज वहां पे लिखा है। इट वाज as if there was nothing outside their lives that was important for us to know। ऐसा बनाया गया था हिस्ट्री जैसे कि ये गवर्नर जनरल के अलावा हिस्ट्री में कुछ है ही नहीं, उनका लाइफ ही सब कुछ है, उनका लाइफ में ही जो भी है और वही सब हिस्ट्री में हमें पढ़ने को मिलता था पहले। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स मार्क डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उनका क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। ठीक है, यही सब चीज हमें पढ़ने को मिलता था। तब उसके बाद क्या एक क्वेश्चन पूछा है, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे। क्या सिर्फ गवर्नर जनरल्स वगैरह यही हिस्ट्री था इंडिया का, इसके अलग तरीके से क्या हम नहीं लिख सकते थे हिस्ट्री। ठीक है, how do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of governor generals। हम इनके अंडर में इंडिया में जो सोसाइटी था, ठीक है, उनका लाइफ कैसे था, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, ये भी तो हिस्ट्री है ना, इसको भी हमें जानना चाहिए था। ये चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, when we write history or a story we divide it into chapters। अब
अभी हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। ये मैंने बोला कि ये जो पहला चैप्टर है ये क्या है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। क्यों चैप्टर वाइज पढ़ेंगे? क्योंकि हमें एक स्टेप बाय स्टेप हमें कोहेरेंस मिलता है। कोहेरेंस मतलब हमें एक स्ट्रिंग मिलता है कि हमें पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इसलिए हमें चैप्टर वाइज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसका क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू वी डू दिस, क्यों हम ऐसा पढ़ते हैं चैप्टर वाइज? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब वही बोला, स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए। इट इज टू टेल ए स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ऐसा एक स्टोरी बताया जाएगा जिसको कि हमें स्टेप बाय स्टेप हम उसको पढ़ेंगे। अच्छा इसके बाद ये है, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर में, अच्छा उसके बाद ये हुआ, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर में। इसको कहते हैं कोहेरेंस। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको हमें फॉलो करना है। In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस प्रोसेस में क्या होता है, हम वही इवेंट्स को पढ़ पाते हैं जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activity of India simply did not fit. अब ब्रिटिश गवर्नर, अब जैसे यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में लिखा है, लेकिन एक आम आदमी उस समय जो इंडिया में था उसको उसका लाइफ यहाँ पे फिट नहीं बैठता था, ठीक है। वो अपने हिसाब से हिस्ट्री को लिख लिए थे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। द एक्टिविटीज ऑफ दे हैव नो स्पेस, उनके लिए कोई जगह नहीं था। व्हाट देन, तो हमें क्या करना है, डू यू डू क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ आवर हिस्ट्री। इसका मतलब हमें एक अलग तरह का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, एक अलग तरह का इतिहास पढ़ना पड़ेगा जिसमें सिर्फ ये गवर्नर जनरल्स नहीं होंगे, बाकी चीज भी होना चाहिए हिस्ट्री में, ठीक है। This would mean that the old dates will no longer have significance they earlier had. इसका मतलब जो पुराने डेट थे उसका कोई रोल नहीं प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पे यह बता रहा है, ठीक है। A new set of dates will become more important for us to know. तो हमें क्या लिखा है यहाँ बताया गया कि एक नया डेट्स भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें क्या उस पीरियड को पढ़ेंगे, उस पीरियड को पढ़ेंगे तो हम हिस्ट्री में उस पीरियड में क्या क्या हुआ इसको हम जान सकते हैं। तो इस डेट को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, इस डेट से उस डेट के बीच में क्या हुआ। इसलिए तुम्हारा जो अगला जो टॉपिक दिया है, हाउ डू वी पीरियडाइज। पीरियडाइज मतलब जो ये तो थे साथ में गवर्नर जनरल, उसके साथ बाकी लोगों का भी कुछ हुआ होगा जो आम पब्लिक, तो वो सबको एक पीरियड के बीच में हम पढ़ेंगे। इसलिए हिस्ट्री का किताब जो अभी हमारा बदल गया है, हमें सिर्फ डेट्स रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। उस पीरियड में क्या क्या हुआ था ये चीज हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो एक मिनट देखो, इसके बाद जो दिया है, हाउ डू वी पीरियडाइज, किस तरह से हम एक पीरियड के बारे में हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ये जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन था? एक स्कॉटलैंड का आदमी था, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड ए पॉलिटिकल फिलोसोफर, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था, और जिसने क्या है एक बुक पब्लिश किया, और एक पार्ट में नहीं 3 पार्ट में 3 मैसिव वॉल्यूम्स लिखा है, 3 वॉल्यूम्स मैसिव वॉल्यूम्स में वो पब्लिश किया है, मैसिव 3 वॉल्यूम्स वर्क, और उसका नाम दिया था क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने एक किताब लिखा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसका 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से उसने बनाया। और उसने क्या किया, वो इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। इस तरह से उसने किया था। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। शुरुआत में तो इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया था। कैन यू थिंक एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा? हाँ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम रिलीजन के हिसाब से तो नहीं बांट सकते। मान लो हमने 7th क्लास में पढ़ा था मुगल साम्राज्य के बारे में, जहाँ मुस्लिम रूलर थे, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि मुस्लिम रूलर्स ही हमारा हिस्ट्री होगा। नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूलर्स थे, साउथ इंडिया में हिंदू रूलर्स भी थे उस समय, तो उनका हिस्ट्री नहीं था उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रॉब्लम क्या था, इसने रिलीजन के हिसाब से उसने बांट दिया था हिस्ट्री को, ठीक है। व्हाई डू वी ट्राई टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है। अच्छा हाँ, तो उसके बाद लिखा है we do so in attempt to capture the characteristics of time, its central features as they appear to us। हमें टाइम के साथ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइम के साथ क्या चेंजेस हुआ उसको हमें जानना था, और उसको कौन कौन रूलर्स वगैरह थे ये भी हमें जानना था, इसीलिए यहाँ पे बताया गया, ठीक है। सो द टर्म्स थ्रू व्हिच वी पीरियडाइज, दैट इज demarcate the difference between periods become important। तो हमें ये जरूरी है कि पीरियड के हिसाब से पढ़ना है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि रिलीजन के हिसाब से इसको बांट दिया था,
ठीक है। अच्छा, हाँ, they reflect our ideas about past. They show how we see the significance of changes from one period to the next period. हाँ, पीरियड के हिसाब से हमें हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्या चेंजेस हुए हमें जानना है, इस पीरियड से फिर इस पीरियड में, ठीक है। लेकिन इसको ये जो लिखा था रिलीजन के हिसाब से बांटा था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। Mill thought that all Asian societies were at the lower level of civilization than Europe. देखो यहाँ पे एक और गलत चीज उसको दिमाग में क्या था कि उसको लगता था कि जो इंडिया के लोग हैं या फिर पूरा एशिया के जो लोग हैं वो लोग जो है सिविलाइज्ड नहीं है, ठीक है। उनको सिविलाइज्ड ब्रिटिशर्स ने बनाया, यहाँ पे उसने लिखा है, क्योंकि उनको लगता था कि यूरोप के कंट्री के लोग ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, इंडिया कंट्री सिविलाइज्ड नहीं थे। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Despots का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रूएल, ठीक है। वो क्या कहना चाह रहा है कि ब्रिटिशर्स इंडिया से आने से पहले जो हिंदू रूलर्स थे और जो मुस्लिम रूलर्स थे ये बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, ऐसा वो अपने हिस्ट्री में लिखा, ठीक है। हाँ, क्या चले गया। हाँ, according to his telling of history, before British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, intolerance का मतलब होता है अहिष्णुता, मतलब आपस में लोग लड़ते थे, ये बोल रहा है। Caste taboos, जाति प्रथा बहुत ज्यादा फैला हुआ था। Superstitious practices dominated, मतलब अंधविश्वास चारों ओर फैला हुआ था, ठीक है। और dominated social life. British rule मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। हाँ, उस समय हम मानते हैं कि उस समय हमारा थोड़ा सा डिफरेंसेस था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, और थोड़ा सा हमारा कास्ट सिस्टम भी थोड़ा सा, ऐसे हमारे हायरार्की है, ब्राह्मण और उसके बाद क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य शूद्र, उसमें फीलिंग्स था, लेकिन इतना भी नहीं था जितना कि ये जेम्स मिल ने अपने हिस्ट्री में लिखा है, ठीक है। इस तरह से नहीं था, हम इतने पिछड़े हुए नहीं थे। उसका कहना था कि ये इंडियंस लोग जो है बहुत पिछड़े हुए हैं, हम ही लोग आके इनको सिविलाइज किया, इनको सिखाया, पढ़ाया, लिखा, ऐसा नहीं थे। हमारे ग्रंथ है, हमारे पुराने जो शास्त्र वगैरह बहुत चीज हमें सिखा के गया है, ठीक है। अच्छा, हाँ, British Mill felt that could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institution and laws in India. उसको लगा, और ये सब सिखाने के लिए इंडियन को जो ब्रिटिश रूल है उसको इंडिया में जरूरी है, उनका कॉलेज वगैरह खोलना जरूरी है और इंडिया वालों को सिखाया जाएगा। Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. और वो अपने हिस्ट्री में क्या लिख दिया कि ब्रिटिशर्स को पूरा इंडिया में कब्जा करना चाहिए ताकि लोगों को पढ़ाया जा सके, लिखाया जा सके, ठीक है, उनको इंसान बनाना सिखाएगा ब्रिटिशर्स। ये सब गलत चीज उसने हिस्ट्री में लिखा था। फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। उसको ये लग रहा था कि ब्रिटिशर्स अगर हेल्प नहीं करेंगे तो इंडिया में कोई डेवलपमेंट होगा ही नहीं, कोई प्रोग्रेस होगा ही नहीं, ऐसा उसके दिमाग में था। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। उसके दिमाग में क्या था, अगर किसी देश का प्रोग्रेस होना है, सिविलाइज करना है, तो ब्रिटिश रूल जरूरी है। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस। वो ये भी आगे भी लिख दिया कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है उससे पहले लोग अंधकार में रह रहे थे, कुछ पता नहीं था उनको, ये भी लिखा। कैन सच ए कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या हम लोग उसको मानेंगे? नहीं मानेंगे, ठीक है, किसी हालत में भी हम ये हिस्ट्री को नहीं मानेंगे। इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री आज हिंदू और मुस्लिम? क्या हम ऐसा कोई भी पीरियड को हिंदू पीरियड या मुस्लिम पीरियड कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। डू नॉट ए वेराइटी ऑफ फेस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड्स? क्या अलग अलग सोच वाले लोग एक साथ नहीं रहते थे? मुस्लिम अगर शासन कर रहा था दिल्ली में तो साउथ इंडिया में हिंदू लोग शासन कर रहे थे, और हिंदू लोग, ऐसा भी नहीं कि मुस्लिम शासन कर रहे थे इंडिया में सारे लोग मुस्लिम बन गए, नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिड नॉट ए वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड्स? क्या अलग अलग फेथ, भगवान पे विश्वास करने वाले लोग नहीं रहते थे, ठीक है। तो व्हाई शुड यू कैरेक्टराइज एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? तो जो रूलर था उसका वो कौन सा रिलीजन का था, इससे हम कैसे हिस्ट्री को लिख सकते हैं? टू डू सो is to suggest that the lives and practices of others do not really matter. तो किसने लिखा था इसने? उसको मतलब था जो रूलर से ही मतलब था, जो रूल करता है वो जो करेगा वही होगा,
और उसी का हिस्ट्री होगा, बाकी लोगों का हिस्ट्री नहीं होता था। ठीक है। अच्छा, we should also remember that even rulers in the ancient India did not all share the same faith। जो एंशियंट इंडिया में थे, जब बहुत पुराने हमने 6th 7th में पढ़ा था, उसमें भी जो है अलग अलग जो आदिवासी लोग शासन कर रहे थे वो अपना अलग अलग भगवान को पूजा करते थे, अलग अलग फेथ था उनका, उस समय भी था। ठीक है। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। अब जो है इसको हमने नकार दिया, ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस तरह से हिस्ट्री को नहीं पढ़ा जा सकता। तो हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाएगा? तो हिस्ट्री को पढ़ा जाएगा एंशिएंट, ठीक है, जो हमने कब पढ़ा था? 6th क्लास में पढ़ा था। ठीक है। तो एंशिएंट, मेडिएवल, ठीक है, मेडिएवल और मॉडर्न। ठीक है, इस तरह से हम हिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है। दिस डिवीजन वाज प्रॉब्लम्स, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, इस तरह का अगर डिवीजन हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम था। इट इज ए पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। पहला चीज है, इस तरह का पीरियडाइजेशन हमारे इंडिया से नहीं, ये फॉरेन से आया है, वेस्ट कंट्री से आया है। ठीक है, वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। जो मॉडर्न हिस्ट्री था उसमें उनमें क्या दिखाया जाता था? साइंस, साइंस के बारे में, विज्ञान क्या था, रीजन, लॉजिक क्या, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब चीज उसमें दिखाया गया मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है। अच्छा, medieval was the term used to describe the society where the features of modern society did not exist। medieval कौन सा टाइम था? जब पे मॉडर्न में जो साइंस, फिक्शन और क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, ये सब नहीं था, उसको हम बोलते थे medieval history। ठीक है। Can we uncritically accept this characterization of modern period to describe the period of our study? तो हम मॉडर्न पीरियड में, अभी जिस पीरियड में है, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि मॉडर्न पीरियड है? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom और liberty। अब देखो, उनके कंट्री में तो मॉडर्न का मतलब क्या हो गया? साइंस हो गया, लिबर्टी हो गया, फ्रीडम हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन यही चीज जब वो इंडिया में लेकर आए तो ब्रिटिशर्स अपने आप को मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट करते थे। ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या ब्रिटिशर्स के टाइम पे इक्वालिटी था, फ्रीडम था? क्या लोगों पे अत्याचार नहीं होता था? होता था। ठीक है, तो इसको भी हम देखना पड़ेगा। नॉर वाज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम जैसे सोसाइटी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उनका पैसा बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी होना चाहिए। लेकिन जब ब्रिटिश हमारे देश में शासन कर रहे थे, ये सब नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसको हम, इसका भी कुछ ड्रॉबैक्स है। मेनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। अब जो है बहुत सारे हिस्टोरियंस, ये जो मॉडर्न पीरियड है इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया कॉलोनियल। ठीक है। अच्छा, कॉलोनियल क्या होता है? पहले बताओ कॉलोनी क्या होता है। कॉलोनी का मतलब होता है जब कोई पावरफुल कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे कब्जा कर लेता है। जो कंट्री पावरफुल नहीं है, जिसपे कब्जा किया गया हो, वो छोटा कंट्री क्या होगा? उसको कहते हैं कॉलोनी। ठीक है। और उस समय का जो रूल होता था, जो जैसे ब्रिटिशर्स का इंडिया एक कॉलोनी था। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स कौन थे? वो थे कॉलोनियल पावर, उनके पास पावर था और इंडिया उनका कॉलोनी था। तो इस बुक में अभी इसके बारे में दिया है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बच्चा है, लेकिन देखते हैं कब कहां तक होता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करके तुम्हें नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है। तो उसके बाद व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल क्या होता है? इन दिस बुक you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule। इस बुक में पूरा हम यही स्पीच पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे आए और कैसे हमारे देश पे शासन किया। Subjugating local नवाब्स एंड राजास। Subjugating का मतलब क्या होता है? उनका जगह, उनका जो राजाओं को जो है डरा धमका पे उन पे कब्जा कर लेना, उसको कहते हैं subjugating। जो लोकल नवाब और राजा था उन पे कब्जा कर लिया था। You will see how they established control over the economy and society, collected revenue and meet all their expenses, bought the goods they wanted to at low price, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence। तुम्हें इस चैप्टर में पूरा यही सब देखने को मिलेगा कि वो किस तरह से आए, लोगों पे कब्जा किया। ठीक है। उसके बाद जो
हमारे ही लोगों से हमारे देश में रेवेन्यू लेना शुरू किया, मतलब टैक्स लेना शुरू किया, और हमारा क्रॉप को लेके कम सस्ते में खरीदा और जाके एक्सपोर्ट कर दिया दूसरे कंट्री में, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। ये चीज उन्होंने यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ। You will also come to know about the changes British rule brought about in the values and taste, customs and practices. देखो पूरा ब्रिटिश रूल खराब नहीं था, थोड़ा बहुत अच्छा भी था, तो वो भी हम जानेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस हमारे कस्टम्स में, कल्चर में क्या क्या चेंजेस लाए, प्रैक्टिसेस में। ठीक है, जैसे सती प्रथा वगैरह ब्रिटिश ने खत्म किया। सती प्रथा में जब क्या होता है, जो वाइफ है हस्बैंड के उसमें जंप कर लेती है, जब हस्बैंड मरता है तो वो खुद को भी मार जाती है। कुछ चेंजेस जो है ब्रिटिशर्स ने अच्छा भी किया है हमारे देश में। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economical, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. तो यहाँ पे देखो colonization का definition लिखा है, क्या है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कब्जा कर लेता है और अपने हिसाब से उसका पॉलिटिक्स, उसका इकोनॉमिक, उसका सोशल, उसका कल्चरल और जो भी चेंजेस वो कर लेता है, इसी को हम कहते हैं colonization। ठीक है। You will however find that all classes and groups did not experience the changes in the same way. तो हम जब पढ़ते जाएंगे इस बुक में तो हमें फील होगा कि हर क्लास जो है एक्सेप्ट नहीं किया। तो अभी हम जो है इसलिए जो है बुक में ये नहीं पढ़ रहे कि हमारा पास्ट क्या है, हमारा पास्ट क्या है। तो पास्ट मतलब क्या होता है, प्लूरल का। देखो इसलिए लिखा है you will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called our past. इसलिए हम बुक को क्या कह रहे हैं, बुक का नाम क्या है, our past। ठीक है, मतलब एक पास्ट नहीं है हमारे, हमारी हिस्ट्री बहुत डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, हमें अलग अलग सोसाइटी के लोग अलग अलग तरीके से रह रहे थे। ठीक है, इसलिए हम इसको आवर पास्ट कह रहे हैं। ठीक है, प्लूरल में है। हाउ डू वी नो, उसके बाद तुम्हारा आता है कैसे हमें पता लगता है। What sources do historians use in writing about last 250 years of Indian history? हम अपने जो हम क्या बोले थे, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश रूल आया था वो वाला हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हिस्टोरियंस को कैसे पता लगा पिछले 250 इयर्स का हिस्ट्री, इंडिया का हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगा, कैसे पता लगा। हमें पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था, आर्काइव के बारे में पढ़ा था, मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ा था, है ना। तो इस तरह से अभी यहाँ पे पढ़ते हैं क्या दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। देखो जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता है, शासन होता है, तो वो अपना रिकॉर्ड बना के रखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये तहसील ऑफिस है, तहसीलदार का ऑफिस है, तो वहां पे रिकॉर्ड है सबका, जमीन जो पट्टा बनाते हैं ना, जमीन का सबका रिकॉर्ड उनके पास है। इसी तरह से रिकॉर्ड बनाया गया था, ये अच्छा चीज किया था ब्रिटिशर्स ने। वन इंपोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी उनका शासन काल में जो भी शासन वो कर रहे थे, उनका वो क्या कर रहे थे, अपना ऑफिशियल रिकॉर्ड बना के रखा था। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपोर्टेंट। उनको क्या लगा था कि जो भी काम करेंगे उसको लिख लेंगे, वो उनको बहुत जरूरी है। एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, डिसीजंस, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशंस हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। जो कुछ भी ब्रिटिशर्स करते थे उसको लिख के रखते थे। ठीक है, once this was done things could be properly studied and debated। अब क्या है, उनके पास लिखित में मिल गया कोई चीज, तो उस पे हम स्टडी कर सकते हैं और उस पे चर्चा भी कर सकते हैं। This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports। मेमोस क्या होता है, फाइल्स होता है। ठीक है, जब एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस फाइल जाता है ना, वो रिटर्न में जाता है, तो उसको बोलते हैं मेमोस। ठीक है, जैसे अभी तुम्हें छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी चाहिए तो तुम क्या फोन कर दो प्रिंसिपल को, नहीं, तुमको रिटर्न में देना है, ताकि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, रिकॉर्ड में रहेगा। ठीक है, इस तरह से रिकॉर्ड बनाया जाता था। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। सिर्फ लिखना ही सब कुछ नहीं है, उसको संभाल के रखना भी जरूरी है, ब्रिटिशर्स को लगा। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, द लॉ कोर्ट्स, ऑल हैव देयर रिकॉर्ड रूम्स। ठीक है, जहां कहीं भी उनका ऑफिस बनाया, ठीक है, जहां कहीं भी उन्होंने अपना ऑफिस बनाया, बगल में एक छोटा सा उन्होंने क्या बनाया, अपना रिकॉर्ड रूम बनाया। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स ने अच्छा काम किया, जो भी काम करते थे उसका रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है, जो भी काम करते थे उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, जैसे तहसीलदार ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में, कमिश्नर ऑफिस में, ये सब ऑफिस तो आज भी है। आज भी तुम जाओगे तहसील ऑफिस में, तुम्हें पीछे रिकॉर्ड रूम मिलेगा। ठीक है, सबका रिकॉर्ड वहां पे
रखा जाता। अच्छा, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वेर आल्सो एस्टैब्लिश्ड। उस समय से आर्काइव्स और म्यूजियम्स को भी बनाया गया था टू प्रिजर्व इंपोर्टेंट रिकॉर्ड्स। जो इंपोर्टेंट रिकॉर्ड खराब ना हो जाए, उसमें केमिकल रख के उसको संभाल के रखा गया था। Letters and memos that moved from one branch of administration to another in the early years of the 19th century can still be read in archives। जो फाइल्स वगैरह एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस जाता था, आज भी आर्काइव्स में रखा गया है संभाल के। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड। जो कलेक्टर वगैरह होते थे, जो नोट्स ऑर्डर्स वगैरह पास करते थे, वो भी आजकल उस समय से संभाल के रखा गया है। और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो टॉप थे, जो प्रोविंसेस, आजकल क्या है स्टेट्स है, जैसे हमारे देश में 29 स्टेट्स है, तो उस समय क्या प्रोविंसेस था, माड्रा प्रोविंसेस, फिर बॉम्बे प्रोविंस, कलकत्ता प्रोविंस, इस तरह से अलग अलग प्रोविंसेस में बंटा हुआ था, जहां पे भी कि उनका रिकॉर्ड्स, उनका इंस्ट्रक्शंस मिलता है। In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists। कैलीग्राफर कौन होता है? जो सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखता है। तो अर्ली 19th सेंचुरी में वो हाथ से लिखा करता था, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं आया होगा, ठीक है। That is by those who specialized in the art of beautiful writing। कैलीग्राफर कौन होता है? जो बहुत सुंदर लिखता है, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखता है, उसको कहते हैं कैलीग्राफर। तो पहले जो लिखा जाता था, इस तरह का जो डॉक्यूमेंट्स को हाथ से लिखा जाता था। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, जब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह लग गया, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड। अब कैलीग्राफर क्या एक ही रिकॉर्ड बनाएगा अपने हाथ से, ठीक है, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो एक ही साथ कई सारे डॉक्यूमेंट का कॉपी बन गया, ठीक है। जैसे किताब, एक किताब थोड़ी है हिस्ट्री का, हर बच्चे के पास एक किताब है, क्यों? क्योंकि अभी प्रिंटिंग प्रेस आ गया बाद में, ठीक है। रिकॉर्ड्स आर प्रिंटेड प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करता है, इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा बचा है, देखते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, ठीक है। सर्वेस बिकम इंपोर्टेंट। सर्वेस क्या होता है, ठीक है। देखो, सर्वे होता है, जैसे मान लो कि कहीं पे जमीन है, उसके नीचे रिसोर्सेस है, ठीक है, हमें पता है कि अगर खोदेंगे तो रिसोर्सेस निकलेगा, लेकिन उससे पहले हमें सर्वे करना होगा कि कितना पैसा खर्चा होगा, जमीन कितना एरिया में खोदा जाएगा, ठीक है, कितने लोग लगेंगे, इसको हम बोलते हैं सर्वे। The practice of surveying also became common under the colonial administration। colonial administration का मतलब ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे सर्वे करना शुरू हो चुका था और ये कॉमन हो गया था। The British believed that the country had to be properly known before it could be effectively administered। अब जो है ब्रिटिश को क्या लगने लगा, पूरा देश को, इंडिया को अच्छी तरह से सर्वे करना पड़ेगा कि कौन से जगह पे कितने लोग रहते हैं, ठीक है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कौन से रिलीजन के लोग वहां पे हैं, ये सब चीज को जानना, इसको बोलते हैं सर्वे। तो उनको लगा कि अगर हमें अच्छी तरह से इसमें रूल करना है, शासन करना है इंडिया में, तो सर्वे करना जरूरी है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वेस वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। अर्ली 19th सेंचुरी में पूरा इंडिया का सर्वे करना उन्होंने शुरू कर दिया। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेस वर कंडक्टेड। गांव में रेवेन्यू सर्वेस होने लगा कि कौन आदमी कितना टैक्स देगा। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी है मतलब क्या होता है, फिजिकल कंडीशंस, कौन पहाड़ में रहता है, कौन प्लेन एरिया में रहता है, इसको कहते हैं टोपोग्राफी। द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फ्यूना एंड द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, ऑल द फैक्ट्स seen as necessary to know about the administrator the region। किस तरह से उनको शासन करना है, इस सारा चीज उनको जानना जरूरी हो गया था। From the end of 19th century, census operation were held every 10 years। सेंसस क्या होता है? सेंसस का मतलब होता है जनगणना, पॉपुलेशन को काउंट करना, उसको कहते हैं सेंसस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, एंड ऑफ 19th सेंचुरी। देखो पहले तो सेंचुरी समझ जाओ। 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1800 से लेके 1899 तक, इसको कहते हैं 19th सेंचुरी। अगर मैं 20th सेंचुरी बोलूंगा तो क्या होगा, 1900 से लेके 1999 तक 20th सेंचुरी होगा। तो अभी हम लोग किस सेंचुरी में है, अभी हम लोग 21st सेंचुरी में है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो बुक में तुमको इस तरह से लिखा होगा तो कंफ्यूज मत हो जाना है कि 19th सेंचुरी मतलब 1900 से होगा, नहीं, ये 20th है, ये है 19th सेंचुरी।
ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बचा है, लेकिन वीडियो अगर लंबा होगा तो इसलिए पोस्ट नहीं हो पा रहा है। देखते हैं, अभी 5 मिनट में खत्म करता हूँ। These prepare detailed records of the number of people in the provinces of the area. उस एरिया का पॉपुलेशन के बारे में मिलता है। There were many other surveys, और भी सर्वे किया, जैसे बॉटनिकल सर्वेस, उस एरिया में कितने पेड़ पौधे हैं, जियोलॉजिकल सर्वेस, कितने जानवर वगैरह रहते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वेस, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस, फॉरेस्ट सर्वेस, कितने, हर चीज का सर्वे किया उन्होंने ब्रिटिशर्स ने। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, लेकिन ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये हमें क्या नहीं बोलता। फ्रॉम, देखो, अच्छा, सेंसस जो मैं बोला था, जनगणना, उसको हर 10 साल में होता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, कितने साल में? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में एक बार जनगणना उन्होंने शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने, और आज भी यही चलता है हमारे देश में। सेंसस होता है तो हर 10 साल में एक बार जनगणना होता है, जब घर घर में घूम के पूछते हैं ना आपके घर में कितने लोग हैं, क्या है, पॉपुलेशन काउंट होता है। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो a lot, but we must remember that these are official records. हमें पता होना चाहिए कि ये जो है official records हैं। They tell us what officials thought. हमें सिर्फ उतना ही नॉलेज मिलेगा जो ऑफिशियल्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिंग जो ऑफिशियल्स थे, वो लोग क्या सोच रहे थे। What they were interested in, वो किस चीज में इंटरेस्टेड थे, and what they wish to preserve for prosperity, मतलब पोस्टेरिटी, मतलब फ्यूचर के लिए वो। अभी एक काम करता हूँ, एक पैराग्राफ बचा है, ये होगा नहीं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो जाएगा नहीं। ऑलमोस्ट बुक चैप्टर खत्म हो गया, जो थोड़ा सा बचा है मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसके साथ तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। वीडियो पोस्ट नहीं हो पाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।